भारत के कुछ सबसे घने जंगल इस इलाके में पाए जाते हैं और वो निर्माण करते हैं एक ऐसे स्थान का जहां कुछ दशक पहले तक पहुंच पाना भी मुश्किल था। उसी जंगल के बीच में मौजूद है 650 मीटर की ऊंचाई पर एक किला, जिसके बारे में इस इलाके के बाहर बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। 16वीं शताब्दी में बना यह किला घने जंगलों के बीच है, पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर था। इतनी ऊंचाई और घने जंगलों के बीच मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर कई कुएं और बावड़ियाँ थीं, जिसमें एक कुएं में तो पूरे साल पानी रहता था। साथ ही किले के अंदर थे कुछ बहुत ही ऊंचे महल, जिन्हें बादल महल कहा जाता था। राज्य से वसूले कर और महंगी वस्तुएं और अशरफियों के लिए था खजाना घर, वह स्थान जिसे कचहरी कहते थे, जहां राजा बैठकर अपने फैसले सुनाया करते थे। और वह बुर्ज जो कि इतनी ऊंचाई पर बना है, जहां पर खड़े होकर पूरी घाटी पर निगरानी की जा सकती थी। अचरज की बात है कि इतने घने जंगल और इतनी ऊंचाई पर इतने आलीशान महल और उसकी चारों तरफ यह किला कैसे बनाया गया होगा। लेकिन जितना ही अचरजपूर्ण यह किला है, उतने ही सौम्य घाटी में रहने वाले लोग पूरी दुनिया से लगभग कटे होने के कारण आज भी यह थोड़ा अनछुआ सा लगता है। यहाँ पर है खूबसूरत होम स्टेज, जहाँ आप रुक सकते हैं यहाँ के मूल निवासियों के घर पर और खा सकते हैं यहाँ पर ही उत्पादित किए हुए पकवान। यह है देवगढ़ की छुपी हुई खूबसूरत दुनिया, जो हम लेकर आए हैं आपके सामने। दोस्तों, वर्धा नदी के उद्गम के ऊपर बना पिछला एपिसोड उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। हम वर्धा नदी को फिल्माने के लिए छिंदवाड़ा के पास थे और मुलतई जाने की तैयारी कर रहे थे, पर क्योंकि शाम ढलने लगी थी तो हमें कहीं रात बिताने के लिए जगह तलाशनी थी। उस वक्त हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो छिंदवाड़ा शहर के अंदर किसी होटल में जाकर हम रुक जाएं, या फिर हम जाएं कहीं प्रकृति के करीब और वहां रुके। और हम हमेशा प्रकृति के करीब ही रुकने की कोशिश करते हैं। तभी हम ऑनलाइन आसपास के किसी गांव में रुकने की जगह तलाशने लगे और फिर हमें पता चला कि मुख्य मार्ग से हटकर लगभग 20 किलोमीटर दूर है देवगढ़। और जब हमने उस स्थान के बारे में और पता किया और पढ़ा, तो हमने फैसला किया कि न केवल हम देवगढ़ में जाकर रुकेंगे, बल्कि उसे फिल्माएंगे और आपके सामने ही लेकर आएंगे। तो चलिए इस रोचक सफ़र पर हमारे साथ। शाम की गोधूली का वक्त था और सूरज अस्त होने वाला था। हमारे सामने थी 22 किलोमीटर की देवगढ़ तक की यात्रा, पर मुख्य मार्ग से हटने के बाद एकदम से लगा कि हम अलग दुनिया में ही आ गए हैं। लगभग सुनसान रास्ते और बीच में छोटे गांव। और फिर थोड़ी देर बाद हम घने जंगलों के बीच जाने लगे, जहां हमारी गाड़ी के हेडलाइट के अलावा और कोई रोशनी नहीं थी। हमें सामने के अलावा आजू बाजू कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। लेकिन हमें यह एहसास हो रहा था कि एक, हम बहुत ही घने जंगल में थे, दूसरा कि हम पहले पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और कुछ देर बाद पहाड़ी से हम घाटी की ओर उतर रहे थे। सफ़र को शुरू करने से पहले हमें ऑनलाइन कुछ होम स्टेज के नंबर मिले थे, जिसमें हमने धुर्वे जी के गेस्ट हाउस में फ़ोन कर बात की और वहाँ पर बुकिंग की, जहाँ हम जाकर रुकेंगे। वैसे अचानक से ऐसे अनजान रास्तों पर निकल जाने में थोड़ा रिस्क तो है, पर यही है घुमक्कड़ी का मज़ा, क्योंकि जब तक थोड़ा धड़कनें तेज़ नहीं होंगी, तब तक एडवेंचर का मज़ा नहीं आएगा।
22 किलोमीटर का सफ़र लगभग 1 घंटे में तय कर हम घाटी में उतर गए। जहां हमें धुर्वे जी लेने आए और उनके प्यारे से होमस्टे में सर्दी की रात में उन्होंने हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया। अब रात बहुत हो चुकी है और बाकी की बातें और नज़ारे आपको कल दिखाते हैं। अगले दिन की सुबह सही मायनों में एक सुखद आश्चर्य था। जैसे ही उजाला हुआ हमने देखा कि यह गांव चारों तरफ से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा है। यह एक बोल या कटोरे जैसा है जहां चारों तरफ पहाड़ी की दीवार है और बीच में यह वैली के अंदर गांव। हम थोड़ा आपको इस प्यारे से होमस्टे का भी दीदार कराते हैं। यह है इस होमस्टे का पीछे का हिस्सा जहाँ पर बैठने की जगह और किचन वगैरह है। यह एकदम साफ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत है। पीछे हैं ऑरेंज के ऑर्चिड्स यानी संतरों के खेत और बाकी इलाके में सीरियल्स की खेती। और जनवरी की एक साफ सुथरी ठंडी सुबह। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना ही होगा कि देवगढ़ प्रसिद्ध है अपनी 16वीं शताब्दी के किले के लिए, तो हमने सुबह सुबह बिना वक्त गवाए गांव में ही एक लोकल गाइड के साथ निकल गए किले की तरफ। और किले की ओर जाने का रास्ता एकदम गांव से ही होकर जाता है। क्योंकि यह किला लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर है, तो यहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा पैदल आपको चलना पड़ेगा। अभी यह रास्ता बन रहा है, लेकिन इस रास्ते पे अभी गाड़ियाँ ऊपर नहीं जा सकती। थोड़ी चढ़ाई है और इसके लिए थोड़ा फिटनेस होना भी ज़रूरी है। लगभग 25 से 30 मिनट चढ़ने के बाद हम पहुंच गए फोर्ट के एंट्रेंस पर। और अब आपको चलिए अंदर लेकर चलते हैं।
किले के अंदर जाने के लिए कोई शुल्क नहीं है और आज की सुबह हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। देवगढ़ गोंड शासकों के 52 गढ़ों में से एक है और माना जाता है कि यह गोंड शासकों की राजधानी थी। 16वीं सेंचुरी में राजा जाटव द्वारा निर्मित और संभवतः उनके उत्तराधिकारी राजा बख्त बुलंद शाह के द्वारा मॉडिफाइड यह किला मध्य भारत के कई महत्वपूर्ण राजवंशों का केंद्र बिंदु रहा है। किले के अंदर पहुंचते साथ ही जो स्ट्रक्चर आपके सामने सबसे पहले नजर आएगी वह है मोती टैंक, जिसमें जैसा कि लोगों ने हमें नीचे बताया था कि यह इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी इसमें साल भर पानी भरा रहता है। यह किला चारों ओर से गहरी खाई से घिरा हुआ है। इतिहासकारों के अनुसार यह किला अब तक निर्मित सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है और आदिवासी राज्य का गौरव है। कहा जाता है कि देवगढ़ को नागपुर से जोड़ने वाला एक भूमिगत मार्ग भी है, जिसका इस्तेमाल रानी किले पर हमले की स्थिति में सुरक्षित निकलने के लिए कर सकते थे। यह है नागर खाना, जिसकी छत पर सैनिक तैनात रहते थे और राजा के आगमन पर पहले नगाड़े बजाए जाते थे। नागर खाना की बाहरी दीवारों पर सजावट की गई थी, लेकिन दुख की बात है कि इसकी पुरानी शान के बहुत ही कम अंश बचे हुए हैं। राजा का राज दरबार कचहरी में हुआ करता था और राजा और दरबारी ऊंची चौकी पर बैठते थे और जनता उनके सामने खड़ी होती थी। चौकी की छत सुंदर लकड़ी के स्तंभों से सजी हुई थी। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार लोगों को राजा की अनुमति से ही प्रवेश मिलता था और आम लोगों पर कड़ी नज़र रखने के लिए सुरक्षा का कड़ा इंतज़ाम होता था। अब आप जो सामने देख रहे हैं वह है बादल महल। बादल महल कई मंजिलों का था, जहाँ राज परिवार रहा करता था और ऊंचाई की वजह से
इसे बादल महल कहते थे। साथ ही महल के पास एक निजी बावड़ी भी थी। यह महल की एक खास जगह है जहाँ राजा की बैठक और हमाम थी। महल के भीतर राजा और रानी के लिए अलग अलग स्नान गृह थे, जहाँ शुद्ध जल स्वतः ही सतह पर आता था। आयात का स्नान गृह में एक सुंदर फव्वारा था जो आज भी मौजूद है। इसके बाद हम दिखाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्थान को, जिसके बारे में जिज्ञासा आज से कुछ साल पहले तक थी। वह है खजाना घर। आसपास के इलाकों में यह भ्रम था कि आज भी यहाँ पर सोने चांदी और खजाना मौजूद है, जिसे लोग ढूंढने आते थे इसी कमरे में। यहाँ तक कि मोती टैंक, जिसे हमने आपको पहले दिखाया, जिसके अंदर पानी हमेशा रहता है, माना जाता था उसके नीचे भी बहुत खजाना है, परंतु ऐसा कुछ है नहीं। और अब यह किला पुरातत्व विभाग के पास है। और आखिर में हम किले के उस भाग पर चलते हैं जो कि इस किले की भव्यता तो बढ़ाता ही है, पर साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वह है किले का बुर्ज। यहाँ बुर्ज पर एक चंडी माता का मंदिर भी स्थित है। किले में ऐसे 11 बुर्ज हैं। किले परिसर में राजा ध्रुव की समाधि भी है। शाही परिवार, जो कि अब नागपुर में रहता है, प्रत्येक दशहरा देवगढ़ किले में आते हैं भगवान के दर्शन के लिए। देवगढ़ किला होळी दाले हो सांगो रंटे आगा होळी दाले ना। देवगढ़ किला होळी दाले हो सांगो रंटे आगा होळी दाले ना। जाठवा राजा ना दर्शन किया ले, जाठवा राजा ना दर्शन किया ले। चंडी दाई ना ठाना ते डाले, चंडी दाई ना ठाना ते डाले। नागारे नागारे खाना हाथी खाना सांगो रंटे आगा होळी दाले ना। देवगढ़ किला होळी दाले हो सांगो रंटे आगा होळी दाले ना। ये गीत है सर मेरा, जो कि देवगढ़ किले के ऊपर से मैं खुद भी यानी मैंने खुद ने लिखा हूँ। जो गीत जो देवगढ़ किले के ऊपर से। हाँ सर, मैं राजकुमार प्रतीति, जो कि मैं देवगढ़ राजघराना से बिलोंग करता हूँ और मैं एक सिंगर भी हूँ। देवगढ़ एक छोटी सी शुद्ध सौम्य दुनिया है, जो कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, प्रकृति और इतिहास का एक नायाब हीरा है, जिसे संभाल कर रखना चाहिए।
इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।